तो हेलो नर्सिंग स्टूडेंट्स, 10 ऐसी जॉब्स के बारे में बताने वाला हूँ। जीएनएम नर्सिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपका फ्यूचर कहाँ कहाँ बनेगा, क्या क्या सैलरी रहेगी, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। जैसे ही आपका जीएनएम नर्सिंग कोर्स कंप्लीट होता है उसके बाद एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए, डायरेक्ट आपको जॉब मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन के बारे में और जॉब्स की बात करूँ तो ईएसआईसी एम्स में, रेलवे में स्टाफ नर्स की जॉब्स अपने स्टेट में, एनएचएम में या आर्मड फोर्सेस में भी आप जॉब ले सकते हो। बहुत सारा डाउट रहता है बच्चों को कि जीएनएम करने के बाद आपका फ्यूचर नहीं बनेगा, तो मैं 10 ऐसी जॉब्स बताऊंगा जहां पे आपका फ्यूचर भी बनेगा, अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलेगी, पोजीशन अच्छी होगी, पोस्ट अच्छी रहने वाली है। तो कैसे कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है और कौन कौन सी जॉब है, क्या क्या सैलरी रहने वाली है, तो पूरा डिटेल में बताने वाला हूं इस वीडियोस में। वीडियोस को काफी ध्यान से देखना, सुनना। तो मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया लास्ट 6-7 सालों में, तो मैं आज उसी 10 जॉब्स के बारे में बताने वाला हूं। तो आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट दिखेगा जीएनएम नर्सिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद। तो कौन कौन सी 10 जॉब्स, तो सबसे पहले बात करें एलिजिबिलिटी की बात करूं तो आपकी जीएनएम जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए अपनी स्टेट से, जहां से भी आपने जिस भी स्टेट से हो। सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यानी कि आप आईएनसी से अप्रूव्ड होना चाहिए आपका रजिस्ट्रेशन, और या फिर आपका एसएनसी। दोनों क्राइटेरिया फॉलो करता है तो ठीक है, नहीं तो एक करता है तब भी आप वैलिड हो, ठीक है। फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, दोनों के लिए अफसर मौके देखने को मिलेंगे। मैं जैसे जैसे आपको जॉब्स के बारे में बताऊंगा वहां बताऊंगा कहां एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, कितने मार्क्स आने चाहिए, कितने एग्जाम होते हैं, सब डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले सरकारी वेतन यानी कि सैलरी के बारे में बताऊंगा, डीए का भी बताऊंगा, एचआरए भी बताऊंगा, पेंशन का भी बताऊंगा, सारा कुछ बताना मैं डिटेल में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अपने स्टेट से शुरू करते हैं, यानी कि आपके स्टेट में जितने सारे हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल्स हो, सीएचसी हो, पीएचसी हो, जब भी आपकी पोस्टें निकल के आती है, या तो कभी कभी हॉस्पिटल्स खुद की पोस्टें निकालता है, वैकेंसी निकालता है, या फिर अपना स्टेट हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो पोस्टें निकालता है। तो वहां पे अगर आपकी पोस्टें निकल के आती हैं जीएनएम करने के बाद, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपकी जो पोस्ट रहेगी वो स्टाफ नर्स की रहने वाली है। ये जो भर्ती है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से निकाली जाती है, ठीक है। ड्यूटी की बात करूं तो जैसे आप स्टाफ नर्स सीनियर लगते हो, जूनियर लगते हो, तो आपकी जो ड्यूटी होगी वो ओपीडी में, आईपीडी में, वार्ड में, इमरजेंसी, ओटी, आईसीयू में आपकी ड्यूटीज देखने को मिलेगी, ठीक है। वहीं बात करूंगा जैसे ही आप इस जॉब्स को ले लेते हो उसके बाद आपका जो एग्जाम होगा, सबसे पहले आपके फॉर्म फिल होंगे, ठीक है। फॉर्म के बाद आपकी जो डेट अनाउंस की जाएगी एग्जाम की, तब आपको एग्जाम देने जाना है। एंड उसके बाद आपका मेरिट यानी कि जो सिलेक्शन होगा आपका मेरिट के हिसाब से होगा। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आप ये जॉब ले लेते हो, चाहे वो स्टाफ नर्स हो, सीनियर हो या जूनियर स्टाफ नर्स हो, ठीक है। उसके बाद आपकी सैलरी की बात करूं 35,000 से लेके 70,000, ये टीएडीए डाल के, एचआरए डाल के, और जितने साल आप जॉब्स करने वाले हो उसके हिसाब से आपकी हर एक साल जो इंक्रीमेंट लगता है सैलरी को वो लगेगा। डिपेंड करता है आप जिस भी स्टेट में हो वहां की सैलरी अलग अलग हो सकती है, बट ये एक पर्टिकुलर अमाउंट है कि यहां तक आपकी सैलरी आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले यहां पे आपको जॉब मिल जाएगी विदाउट एक्सपीरियंस, ठीक है। आप जैसे जीएनएम कंप्लीट करते हो, आईएनसी या एसएनसी से आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तो आप इस जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। वहीं सेकंड बात करेंगे आप सीएचसी कम्युनिटी। तो सीएचसी में यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में भी आप जॉब करते हो। मैंने पहले ही बताया था सीएचसी, पीएचसी, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, तो ऊपर सब डिस्ट्रिक्ट का बताया मैंने। यहां भी आपकी पोस्ट स्टाफ नर्स की रहेगी, सीनियर हो या जूनियर स्टाफ नर्स, डिपेंड, वही स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसी निकालता है। वहीं इसमें आपकी ड्यूटी जो सीएचसी में लगेगी वो मैटरनल केयर में लगती है, इम्यूनाइजेशन में लगती है, ओपीडी में लगेगी और हेल्थ प्रोग्राम्स में लगेगी, ठीक है। यहां पे आपके वही स्टार्टिंग से आपको फॉर्म, आपकी वैकेंसी आउट होगी, फॉर्म भरने पड़ेंगे, आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके बाद डेट अनाउंस होगी 2-3 महीने के बाद, तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा। मैक्सिमम 3 महीने के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। एंड उसके बाद आपका मेरिट बनेगा, मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप जॉब ले लेते हो तो आपको ये जॉब मिल जाती है, और आपकी जो पोस्ट रहेगी वो सीनियर स्टाफ नर्स या जूनियर स्टाफ नर्स, एज ए आपको हॉस्पिटल्स में जो आपकी पोस्ट रहेगी वो रहेगी स्टाफ नर्स की, ठीक है। सैलरी की बात करूं तो सेम पैटर्न सैलरी का यही यहाँ भी वही रहने वाला है। 35,000 से लेकर 65,000 तक आपकी सैलरी जा सकती है। वो एक्सपीरियंस के हिसाब से जा सकती है, टीएडी डाल के 35 से स्टार्ट हो जाएगी आपकी सैलरी। और ये पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो एक स्टेट का नहीं है, ठीक है। यहां भी आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती है, जीएनएम होना चाहिए, ठीक है। वही आपका विदाउट, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया सबसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वैसे सेम। थर्ड बात करूं तो पीएचसी सेंटर, यहां भी आपको जॉब देखने को मिल जाती है। ये वैकेंसी कभी कभी पीएचसी खुद की अनाउंस करता है वैकेंसी, कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आती है, ठीक है। वहां स्टाफ नर्स की पोस्ट, सीनियर स्टाफ नर्स, जूनियर स्टाफ नर्स। यहां पे आपकी ड्यूटी क्या होती है, जनरल ओपीडी में आपको काम करना पड़ता है, हेल्थ चेकअप में आपको काम करना पड़ता है, और रूरल हेल्थ सर्विस यानी कि जो भी आपके रूरल्स में, एरियाज में सर्विस लगेगी, एज ए कैंप लग रहे हैं, कुछ भी होगा, वैक्सीनेशन हो रही है, तो वहां पे आपकी ड्यूटी लगेगी। वहां आपकी सैलरी की बात करूं तो वही 30,000 से लेकर 60,000 टीएडीए डाल के, वो स्टेट्स के साथ अलग हो सकती है, जिस भी स्टेट
स्टेट से आप हो, बट यहाँ भी आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती है। वही सेम पैटर्न गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है स्टेट की तरफ से, तो आपके उसके बाद आपको यो फॉर्म फिल कर, उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना है एंड उसके बाद आपको एग्जाम देना है एंड उसके बाद एलिजिबल हो जाती हो। तो ठीक है, ये भी सेम वहाँ यही सेम रहेगा। अब फोर्थ जो वैकेंसी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यानी कि जीएमसी में अगर आपकी जॉब लग जाती है तो वहाँ जो आपकी पोजीशन है स्टाफ नर्स की रहेगी, बट वहाँ पे जो आपका काम है थोड़ा वो बदल जाता है। आप टीचिंग हॉस्पिटल्स में चले जाते हो, स्पेशलाइजेशन केयर में चले जाते हो, आईसीयू में चले जाते हो, ओटी में चले जाते हो, इमरजेंसी में चले जाते हो, आईसीयू में, निको वार्ड में, इमरजेंसी में, डायलिसिस सेंटर में, तो ऐसे वहाँ आपकी ड्यूटीज लग सकती हैं। तो ये भी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी निकालती है, बट यहाँ पे सैलरी आपको अच्छी देखने को मिलेगी और आपकी जो पोजीशन रहेगी वो सीनियर स्टाफ नर्स की रहने वाली है। ठीक है, यहाँ भी जीएनएम करने के बाद आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्ट जो है जॉब ले लेते हो, बट उसके पहले आपका एग्जाम होगा, पोस्टें निकलेंगी और हर साल में 1 या 2 बार पोस्टें निकाली जाती हैं। वैकेंसी यहां पे कम देखने को मिलती है, बट हर साल पोस्टें निकाली जाती हैं। ठीक है, वहीं आपका फॉर्म फिल होगा, एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। वहीं अब नेक्स्ट बात करूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। यहां पे थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज हो जाता है क्योंकि सेंट्रल लेवल की बात आएगी। ऊपर मैंने बात करी है स्टेट के लेवल की जॉब्स की, जहां पे आपके स्टेट में जो भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी गवर्नमेंट सेक्टर्स में, सीएचसी पीएचसी में। यहां पे स्टेट जो है उसके सेंट्रल लेवल हॉस्पिटल्स की है, स्टेट की नहीं है। यहां पे एम्स में जॉब कर सकते हो, ईएसआईसी में कर सकते हो, सीजीएचएस में कर सकते हो, एसजीपीजीआई में कर सकते हो। उसके बाद इसमें और भी आपको DSSS में जॉब कर सकते हो। उसके बाद और भी पोस्टें देखने को मिलती हैं, एसजीपीजीआई में जॉब कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे जो आपकी जो पोस्ट रहेगी, अगर यहां पे आपकी सिलेक्शन हो जाता है, बट एम्स का क्राइटेरिया थोड़ा अलग होता है। एम्स में आपके 2 एग्जाम देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी तो एसजीपीजीआई भी 2 एग्जाम ले रहा है, लेकिन एम्स में 2 एग्जाम देखने को मिलेंगे, टायर 1 टायर 2, जिसमें आपको प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा। प्रीलिम क्लियर करो तो मेंस में जाओगे। यहां पे जीएनएम करने के बाद अगर आपको एम्स में जॉब करनी है तो आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, जो कि आपका 2 साल का रहने वाला है। ये सिर्फ एम्स के लिए। अब ईएसआईसी के लिए भी बोल रहे हैं कि 1 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। आने वाली पोस्टों में भी पोस्टें आई नहीं है, बट इसके पीछे जो भी 2025-24 में वैकेंसी आई थी उसमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती थी, बट आने वाले टाइम पे फ्यूचर में पड़ सकती है। तो जीएनएम करने के बाद अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेते हो, 50 बेडेड हॉस्पिटल से, तो आपका एक्सपीरियंस वैलिड माना जाएगा। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल से ले रहे हो, अच्छे हॉस्पिटल से, तो वहां एक्सपीरियंस आपका 200 बेडेड से ऊपर होना चाहिए, तो वहां का एक्सपीरियंस वैलिड हो जाता है। तो फिर आप एम्स का जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। नॉरसेट आपके एग्जाम का जो नेम रहेगा, अभी नॉरसेट 11 होगा, उसकी जो क्राइटेरिया है वो ये है कि 2 साल का एक्सपीरियंस प्लस जीएनएम। उसके बाद आपकी जो रजिस्ट्रेशन वो आपकी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अटैच होनी चाहिए या फिर आईएनसी से होनी चाहिए। एंड उसके बाद आपके 2 एग्जाम देखने को मिले, टायर 1 और टायर 2। ईएसआईसी में 2 एग्जाम नहीं देखने को मिलेंगे। एसजीपीजी जो लखनऊ में अभी टेस्ट हुआ है नर्सिंग ऑफिसर्स के, वहां भी 2 एग्जाम देखने को मिले, टायर 1 टायर 2। टायर 1 को क्वालिफाई करो, फिर टायर 2 में जाओगे, यानी कि मेंस पहले प्रीलिम्स क्लियर करो फिर मेंस में जाओगे। तो एम्स में अगर आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो आपका थोड़ा पैटर्न चेंज हो सकता है। बट अगर पोस्ट की बात करूं तो आपकी जो जॉब लग जाती है उसके बाद आपकी जो पोजीशन रहेगी पोस्ट की वो रहेगी नर्सिंग ऑफिसर्स। आप यहां पे स्टाफ नर्स नहीं, नर्सिंग ऑफिसर्स के तौर पे वहां पे काम करोगे। पोस्ट आपकी वही रहने वाली है। तो भर्ती की बात करो सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है। तो ड्यूटी की बात करूं एडवांस पेशेंट केयर, रिसर्च, ओपीडी, आईपीडी और आईसीयू। यानी कि आपको पता है जब आप एम्स में जाओगे तो वहां पे जो फैसिलिटीज हैं सीएचसी के मुकाबले तो नहीं होंगी या जीएमसी के मुकाबले नहीं, वहां पे तो हायर रिकमेंडेड तक आपको मशीनें देखने को मिलेगी, ओटी अच्छी देखने को मिलेगी और बहुत सारी चीजें एडवांस लेवल की मिलेंगी। तो वहां पे ड्यूटीज आपकी यहाँ करनी पड़ सकती है। सैलरी की बात करूं तो अगर बेसिक सैलरी का 45,000 है, टीए डाल के आपकी जिस भी एम्स में आप जॉब करते हो वहां आपकी सैलरी जो 70,000 से प्लस यानी कि 80,000 के बीच में सैलरी देखने को मिलेगी। 90 से प्लस भी हो सकती है। बट ईएसआईसी की बात करूं तो 45,000 से लेके 70,000 के आसपास, वो डिपेंड करता है कहां पे जॉब करने वाले हो। सेंट्रल लेवल में ईएसआईसी में, एसजीपीजीआई में या फिर ईएसआईसी में या DSSS में, तो ऐसे यहां भी सेंट्रल लेवल हॉस्पिटल्स में जॉब करते हो तो वहां पे आपकी सैलरी उस पोस्ट के हिसाब से होगी। बट आपकी जो पोस्ट है वो नर्सिंग ऑफिसर ही रहने वाली है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं रेलवे नर्सिंग ऑफिसर्स। अब रेलवे में भी नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्टें निकल के आती हैं। जीएनएम करने के बाद आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो विदाउट एक्सपीरियंस। यहां पे आपकी पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर्स की रहेगी। इंडिया रेलवे की तरफ से वैकेंसी निकल के आती है। वहीं ड्यूटी की बात करो तो रेलवे हॉस्पिटल्स, ट्रेन ड्यूटीज, इमरजेंसी केयर में आपकी ड्यूटी देखने को मिलती है। तो ये जो यहाँ पे आपकी सैलरी जो है पोस्ट तो आपकी नर्सिंग ऑफिसर की रहेगी। ठीक है, रेलवे जो हर साल एक जो रिक्रूटमेंट निकालता है उसमें आपका एक एग्जाम देखने को मिलता है। इसमें एग्जाम आपका 100 नंबर का होता है, जिसमें 70 नंबर की नर्सिंग पूछी जाती है, 30 नंबर की आपकी जो है वो नॉन नर्सिंग पूछी जाएगी। ठीक है, आप इसे क्वालिफाई कर लेते हो
तो आप जहां पे नर्सिंग ऑफिसर रेलवे में बन जाते हो और 45,000 से लेकर 80,000 के बीच में सैलरी, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी 80,000 के प्लस ही आपको देखने को मिलेगी, चाहे आप एम्स में हो चाहे रेलवे नर्सिंग ऑफिसर्स में हो। यहां मैंने ऊपर आपको बताया यहाँ पे जो एम्स का जो एग्जाम होगा वहां पे आपको नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 की रहने वाली है। नीचे यहाँ पे वहां भी रेलवे में भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो यहाँ पे इन जो सेंट्रल लेवल जॉब्स हैं वहां पे आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ भाई आपकी थ्योरी जो है वो काफी हद तक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर थ्योरी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो सेंट्रल लेवल की पोस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी, लास्ट में बताने वाला हूं मैं आपको, ठीक है। वहां मिलिट्री में भी आप जॉब कर सकते हो। जीएनएम करने के बाद आपके पास बहुत सारे मौके, मैंने बोला था 10 जॉब्स के बारे में बताऊंगा, तो अभी 7वीं बता रहा हूं। यहां पे मिलिट्री डिफेंस में आप जॉब कर सकते हो, यहां एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो पोस्ट की बात करूं तो मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स की आपकी पोस्ट रहने वाली है। ये जो वैकेंसी है इंडियन आर्मी की तरफ से निकलती है, नेवी की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से, बीएसएफ पैरामेडिकल स्टाफ की तरफ से निकलती है, उसके बाद सीआरपीएफ जो है उसकी तरफ से वैकेंसी निकल के आती है, ठीक है। यहां भी आपका एक एग्जाम देखने को मिलता है, वैकेंसी सेम आपका पैटर्न, फॉर्म फिल होंगे, आपकी जो डेट अनाउंस की जाएगी, आप एग्जाम देने जाओगे एंड वहां पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद जाके आपको ये पोस्ट मिल जाती है। तो सैलरी की बात करूं तो यहां पे आप जिस भी मिलिट्री में जाते हो, आर्मड में जाते हो या एयरफोर्स में जाते हो, तो सैलरी अलग अलग हो सकती है। बट अगर मैं एक अमाउंट बताऊं कि यहां तक ऐसे इस बीच में हो सकती है तो 55,000 से 90,000 के बीच में। पहले मैंने आपको बोला नर्सिंग ऑफिसर्स, यहां पे मिलिट्री में जाओ तो मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स, यहां पे स्टाफ नर्स सीनियर भी बन सकते हो आप। तो ये यहां पे पोजीशन के हिसाब से, पोस्ट के हिसाब से आपको सैलरी जो है वो बताई जाती है। तो नेगेटिव मार्किंग यहां भी होती है। ये थी अभी 7th। अब 8th की बात करूं तो एनएचएम, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हर साल बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलती है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है। बट आप जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हो, बट आपको यहां सैलरी कम हो सकती है, बट निकाला नहीं जा सकता। आपका कोई पोस्ट टाइम पीरियड नहीं होता कि इस टाइम के बाद आपको निकाल दिया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप खुद छोड़ सकते हो, जैसे आपको कहीं और जॉब मिल जाती है या अच्छी जगह पे चल जाते हो तो ये जॉब छोड़ सकते हो। यहां पे एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से ये पोस्ट निकल के आती है। 2005 में ये जो रूल लाया गया था, ठीक है। तो स्टाफ नर्स कॉन्ट्रैक्ट बेस पे निकाली जाती है, पर तो भर्ती वही स्टेट के हिसाब से एनएचएम जो है अपनी स्टेट ही निकालती है, ठीक है। ड्यूटी की बात करूं, हेल्थ प्रोग्राम इनोवेशन में, रूरल हेल्थ, मैटरनल केयर में, और उसके बाद सीएचसी पीएचसी, कहीं भी आपकी ये पोस्ट देखने को मिलती है। ऑलराउंडर पोस्ट होती है एनएचएम, कहीं भी आपको हर एक हॉस्पिटल्स में देखने को मिल जाएंगे, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी जो सैलरी बेसिक है 25,000 से लेके 50,000 प्लस बताई गई, बट आपकी सैलरी जो है 17,000 से स्टार्ट हो जाती है। और ये सैलरी हर साल आपका इंक्रीमेंट लगता है 500 या 1,000 रुपए का, तो आपकी सैलरी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे आप जो है परमानेंट भी नहीं होते हो, लेकिन निकाला नहीं जाता आपको जॉब से। एनएचएम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी होता है, तो इसमें एसआरओ के अंडर भी आती है। तो वो उसके ऊपर अलग से वीडियोस बनाऊंगा, एनएचएम के अकॉर्डिंग पूरी वीडियो बताऊंगा, क्योंकि कहीं मैंने भी काम किया हो उसमें, तो उसके ऊपर मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो बात करूंगा उसके बाद 9th जॉब की बात करूं तो स्कूल हेल्थ पब्लिक नर्स में। देखो यार, यहाँ पे जो है ना, ये अगर आपको अभी जाना है टीचिंग की तरफ, ये सबसे बड़ा एक था कि नर्सिंग जीएनएम करने के बाद हम टीचिंग में जा सकते हैं क्या, तो आप जा सकते हो, बट उसके लिए आपको पढ़ाई को कंटिन्यू करना पड़ेगा। पोस्ट बेसिक बीएससी करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आप एमएससी कर लो, उसके बाद आपकी जो ट्यूटर की जॉब, पोस्ट बेसिक बीएससी में आप ट्यूटर की जॉब कर सकते हो। एमएससी करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, पीएचडी कर दोगे तो और प्रोफेसर के तौर पे आप रिकमेंड हो जाते हो। तो उसके बाद आप देखो स्कूल हेल्थ नर्स बन जाते सकते हो, जैसे आपके पोस्ट बेसिक बीएससी क्लियर हो सकता है। स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसी निकालता है ट्यूटर की, उसका प्राइवेट कॉलेज वैकेंसी निकालता है ट्यूटर की, ठीक है। स्कूल हेल्थ, एडोलसेंट्स केयर, कम्युनिटी हेल्थ, यहाँ भी स्कूल हेल्थ नर्स में भी आप जॉब कर सकते हो। एंड उसके बाद टीचिंग और नर्सिंग कॉलेज में अगर आप ट्यूटर की जॉब करते हो, पोस्ट बेसिक बीएससी होनी बहुत जरूरी है जीएनएम करने के बाद। तो अगर आपको सेंटर लेवल की जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, 2 साल का। अगर आप जीएनएम करने के बाद पोस्ट बेसिक बीएससी कर लेते हो तो एक्सपीरियंस की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। तो आप जो है ट्यूटर की जॉब भी ले सकते हो, एमएससी नर्सिंग कर सकते हो, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर। देखो वो सैलरी की बात करो तो वही 35,000 से 70,000। देखो ये डिपेंड करता है आपकी स्टेट के ऊपर किस पोस्ट पे काम करने वाले हो। तो पोस्ट की बात करो तो नर्सिंग ट्यूटर यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप स्कूल हेल्थ पब्लिक हेल्थ नर्स की बात करो तो स्कूल हेल्थ नर्स और पब्लिक हेल्थ नर्स के तौर पे आप काम करोगे। तो ये जो आपके मेन जो मैंने 10 चीजें आपको बताई हैं, ये था पूरा जीएनएम करने के बाद आपको 10 ऐसी पोस्ट। अब इसके पीछे आप बहुत सारे कमेंट्स ये भी देखने को मिलेंगे, तो सॉरी, बहुत सारे कमेंट्स ये देखने को मिलेंगे कि सर कि ये सिर्फ ये पोस्टें ही आती हैं, तो वैकेंसी आती है लेकिन जॉब नहीं लगती है। तो जॉब उन्हीं की लगती है जिनकी थ्योरी कंप्लीट होती है। देखो मेन रोल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आपकी थ्योरी कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। अगर थ्योरी कंप्लीट नहीं है तो गवर्नमेंट जॉब चाहे आप एनएचएम की लेना चाहते हो तो वो भी आप क्लियर नहीं कर पाओगे एग्जाम। आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत है, तो हो सके जीएनएम के साथ साथ अपनी बुक ले लो, बुक के साथ साथ अपनी कंपिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते रहो, कॉलेज का पढ़ते रहो, ठीक है। अपने जो लाइफ स्टाइल है उसको थोड़ा चेंज कर लो, थोड़ा अपने आप को मतलब इस तरह ले चलो कि भाई आपको प्रेशर में थोड़ा पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी है, लेकिन आपको इतना भी कंफर्टेबल होकर नहीं बैठना है कि जीएनएम करने के बाद या बीएससी नर्सिंग करने के बाद मैं जॉब ले लूंगा या ले लूंगी, जो भी है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आज अगर आप एनएचएम का पेपर भी जाके देखोगे किसी स्टेट का तो वो भी बहुत टफ लगने लगेगा अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं है। तो अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट है तो वो भी एग्जाम जो है आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये जो 10 जॉब्स बताई हैं ये सिर्फ जॉब्स नहीं है,
इनके पीछे अगर आपको लेनी है तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, थ्योरी को कंप्लीट करना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताना कि किस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका स्टाफ नर्स का हो या फिर आपका जो सेंटर लेवल हो या गवर्नमेंट लेवल हो या फिर मिलिट्री में जाना चाहते हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और कौन सा ईयर चल रहा है आपका कोर्स का वो भी बताना मुझे। इस वीडियोस को शेयर हर एक स्टूडेंट के साथ करना जो भी नर्सिंग फील्ड में है। ये बहुत सारे सवाल होते हैं बच्चों के अंदर, इसके बाद फ्यूचर नहीं है या कुछ नहीं है, तो भाई आपका फ्यूचर भी है, सब कुछ है। ऐसे ही वीडियोस को शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और जो भी आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और इसके बाद जो जीएनएम करने को सरकारी जॉब्स के बारे में बता दिया। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।